इजराइल सुपर पावर जिसको कहते हैं, जिसको अमेरिका भी जिस पे बड़ा नाश करता था, उसका किला जो है वो पहली बार ढा। ये बात इजराइल को पसंद नहीं आई, क्योंकि इजराइल को लगता है कि इसी से हमारी दुकान चलती है, इसी से हमारा नाम है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, डिबेट में ये लाएंगे देश दो हिस्सों में बंट गया, एक आतंकवाद के साथ है, एक आतंकवाद। अरे भाई, कहाँ देश बंट गया? कौन देश बंट गया? जो भी हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद भी जहाँ जहाँ जंगें हुई, चाहे पाकिस्तान, चाइना, तमाम, हमने डिफेंस किया हमेशा। हमने कभी जंग नहीं की। रूस और यूक्रेन में भी आप देखिए कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है कि हमने शांति की बात की। एज ए हिंदुस्तानी, एज ए भारतीय, एज ए इंडियन, हम यही चाहते हैं कि अमन हो। दुनिया हैरान है कि जिनको हम ये समझते थे कि साहब ये पत्थर से लड़ रहे हैं, ईंटें से लड़ रहे हैं, आज ये लोग हैरान है कि आखिर ये हुआ कैसे। देखिए, ये इजराइल और हमास का मामला नहीं है। ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत चलाया जा रहा है। ये इजराइल और फ़िलिस्तीन का मामला है और ये नया मामला नहीं है। अगर आप देखेंगे 1947 के बाद से, 48 के बाद से, तो ये सिलसिला चल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हिंदुस्तान अगर आप देखेंगे तो हमेशा फ़िलिस्तीन के साथ रहा है। और इज़राइल के अगर साथ था तो 92 में इज़राइल एम्बेसी क्यों कायम हुई, पहले कायम क्यों नहीं हुई? अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के फाउंडर एक तरीके से हैं, जो भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री रहे, उनका बयान चल रहा है कि इज़राइल ने फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा किया है और इज़राइल को एक दिन फ़िलिस्तीन को उसका हक देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई जो है वो नई नहीं है। और इसमें जब भी हम कोई फ़ैसला लें तो बहुत सोच समझ के लें, बहुत जज्बाती आकर के। ये कोई चुनावी रैली नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम ट्रंप को जा करके और वहाँ पे उनको जिता के चले आए जिंदाबाद मुर्दाबाद करके। ये विदेश नीति जो है वो बहुत ठोक बजा करके, और विदेश नीति कोई चुनावी मैनिफेस्टो नहीं होता है, बल्कि वो मुल्क के साथ एक मुद्दत, एक सिलसिला उसका होता है। आप देखिए अमेरिका की क्या आज तक कोई विदेश नीति में तब्दीली हुई? वो जहाँ चाहता है आज भी दादागिरी करता है, जिस पर चाहता कब्जा कर लेता है, जहाँ उसको फ़ायदा होता है वो। लेकिन सवाल ये है मुमताज़ साहब कि जिस तरह का ओरा इजराइल का बना हुआ था, सुपर पावर वाला, अपनी टेक्नोलॉजी बेचते थे, एजेंसी बेचते थे, भारत जैसा देश उनसे प्रशिक्षण ले रहा है, ट्रेनिंग लेके आता था, वो ओरा हमास ने तोड़ दिया कुछ ही घंटों में। नहीं, यही चीज़ जो है, दुनिया हैरान है कि जिनको हम ये समझते थे कि साहब ये पत्थर से लड़ रहे हैं, ईंटें से लड़ रहे हैं, आखिर ये हुआ कैसे? इज़राइल की जो एक सुपर पावर जिसको कहते हैं, यानी जिसको अमेरिका भी जिस पे बड़ा फ़ख्र करता था, नाश करता था कि हमारी बहुत बड़ी, उसका किला जो है वो पहली बार ढा। ठीक है, पहली बार उसको। और मोसाद पे तो सवाल खड़ा होता है कि कहीं मोसाद तो शामिल नहीं हो गया उनके साथ। भाई हमास के साथ नहीं, मतलब किसी के साथ। देखिए आजकल किसी कोई भरोसा नहीं, माफ़ कीजिएगा। जिस तरीके से CIA और मोसाद के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तनाज़ा चल रहा है, वो भी आप देखिए। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? मोसाद पे सवाल खड़ा हो रहा है कि नहीं खड़ा हो रहा है? बताइए। कि वो कह रहा है कि मुझे ये तो खबर मिल गई थी साहब कि कुछ होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब ये कोई एजेंसी या कोई सिक्योरिटी एजेंसी ये बात कह सकती है? हाँ, हम हिंदुस्तान में हैं, हम ये कहते हैं साहब ये तो मुझे पता था कि ये हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा। ये सोच करके तैयारी नहीं की जाती, ये सोच करके तो हम असलहे नहीं खरीद रहे। अच्छा, सबसे बड़ा नुकसान ये होने जा रहा है, और ख़ुद हिंदुस्तान ने, आप देखिए कि 100% GST से जो हमारा वो है, वो इजराइल ही से तो है, डिफेंस में हमारा। हाँ, और एक सवाल ये है कि 3 वजहें मानी जा सकती हैं इस युद्ध की। इस तरह या तो अमेरिका ईरान की वजह से इधर आया है, या फिर रशिया ने ईरान से करवा के अमेरिका को इधर बुलाया है, या तीसरा मसला वही फिलिस्तीन वाला है। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनने जा रहा था। ये आप अगर देखेंगे जो G20 हमारा हुआ था, और उसका जो मेन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा था वो गज़ा के इर्द गिर्द था। आप इसको समझिए। तो ये जो चैन बन रही थी, ये तमाम जब आप देखेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को फौरी तौर पर आप यहाँ बैठ करके राजनीति करें और उसको ये कह दें साहब कि आतंकवादी या वो सब, ये नहीं। इंटरनेशनली आपको देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। मैं तो कई बार मुझे लगता है कि CIA और मोसाद
जिस तरीके से आपस में आप सुन रहे होंगे कि इजराइल और अमेरिका में बन नहीं रही बहुत ज़माने से। खुद इजराइल के अंदर पिछले 5-6 महीने से ज़्यादा हो गए, बल्कि वहाँ पे जिस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरीके के नेतन्याहू की दादागिरी वहाँ पे, उसके खिलाफ फौजी तक खड़े हो गए, आपको पता होगा। तो ये जो सूरत है आज, नेतन्याहू जो है वो बड़े बन गए लेकिन अपने ही मुल्क में नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इन चीज़ों को दबाने के लिए, और वही हमारे यहाँ हो रहा है कि जो मणिपुर पे तो कोई बोल नहीं रहा है, मणिपुर पे कोई कवरेज करने गया नहीं जो हमारा नेशनल मीडिया है, लेकिन इजराइल पहुंच गया। क्यों पहुंच गए आप? और वहाँ पे वो दिखा रहा है जैसे भाग के आ रहा है, जो रिपोर्टर है वो हाँफ रहा है, वहीं अल जजीरा है जो बड़े सुकून से वो खबरें दिखा रहा है। नहीं, यहाँ तो भाई ऐसा है, थोड़ी बारिश हो गई और नाले में कूद के हाँफने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरीके से ज़्यादा जो है टीआरपी हमारी आएगी। कूद गए नाले में साहब, और दिखा रहे दूसरी तरफ सूखा, इधर कूदे पड़े, तो इसी तरीके से वहाँ भी होगा। तो ये जो कूद फांद हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ मतलब एक पूरा ड्रामा स्टेज सजाया जाता है। हमें लग रहा है ये लोग जो है किसी मीडिया हाउस से नहीं बल्कि एनएसडी पास आउट है। ठीक है, मीडिया पर यही सवाल करेंगे, जिस तरह से मीडिया नैरेटिव दिखा रहा है, मतलब इजराइल को बेचारा दिखा रहा है कि आम नागरिक को मारा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो मीडिया दिखा रहा है कि हमास पर हमला हो रहा है, फिलिस्तीन नहीं कह रहा हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है कि वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो मीडिया किसके हाथ में आप देखिए, दूसरा ये कि उन्हें एक चीज़ मिल गई, हर वो चीज़ जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो सकती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नैरेटिव बन सकता है, उस चीज़ को खड़ा कर देंगे और फिर वहाँ डिबेट में ये लाएंगे कि साहब देश 2 हिस्सों में बट गया, एक आतंकवाद के साथ है, एक आतंकवाद। अरे भाई कहाँ देश बट गया? कौन देश बट गया? हाँ, हमारी विदेश नीति में आप बताइए, क्या हमारी लिस्ट में हमास को, या हमारे विदेश मंत्रालय अभी तक सिर्फ एक पीएम मोदी का ट्वीट अगर आप देख लें, उसमें भी उन्होंने हमास का नाम नहीं लिया है। बाकी विदेश मंत्रालय ने क्या एक भी बयान अभी दिया कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या दिया? तो फिर हम क्यों कह रहे हैं? हमने ये सवाल फेसबुक पर भी उठाया था कि आखिर हम किस बुनियाद पे कह रहे हैं। लेकिन जो लोग फ़िलिस्तीन की मजलूमियत की बात कर रहे हैं भारत में, उन पर मुकदमे लग रहे हैं। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाक़या सुना होगा, तो किस तरह इस, देखिए ऐसा है भाई, आप ऐसा है, आप वहाँ की बात कर रहे हो भाई, इसी पार्लियामेंट में नई पार्लियामेंट बनी, स्पेशल सेशन था, एक चुना हुआ हमारा सांसद जिसको मुसलमानों ज़्यादा हिंदुओं ने अमरोहा में वोट दिया, कुंवर दानिश अली, बीएसपी का उम्मीदवार, मतलब मेंबर पार्लियामेंट, उसको एक चुना हुआ मेंबर क्या कह रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ नहीं कही? तो आप संसद में जब ये बात एक नहीं बोले थे, वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप देखिए कि संसद में इस तरह की ज़बान एक चुने हुए मेंबर, और यही बात तो दानिश अली ने कही, यही बात दानिश अली ने कही कि आज दुनिया ने देख लिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या कहा जाता है। अभी तक तो ऐसे कहा जाता था तो कहते थे अरे उनकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन एक चुना हुआ भाजपा का मेंबर पार्लियामेंट और एक चुने हुए बीएसपी के मेंबर पार्लियामेंट को नई संसद में, जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ एक देश का नया जो है सिस्टम चलेगा, अमन की बात होगी, विकास की बात होगी, डेवलपमेंट बात होगी, लेकिन वहाँ जो बात हुई वहाँ एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कुंवर दानिश अली को खुल्ला आतंकवादी कहा गया और किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस युद्ध को आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें कोई नतीजा निकलेगा? दूसरा ये कि जिस तरह ईरान को पावर को लेकर, ईरान की पावर को लेकर बात हो रही है, तो क्या उस पर कोई अमेरिका फिर से कोई हमला करेगा या उसे? देखिए ऐसा है, मैं तो ये चाहता हूँ, हिंदुस्तान हमेशा अमन शांति की बात करता रहा है, जंग के ख़िलाफ़ रहा है। हिंदुस्तान ने कभी कोई जंग नहीं की, हमेशा डिफेंस किया है। आप देख लीजिए जो भी हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद भी जहाँ जहाँ जंगें हुई, चाहे पाकिस्तान, चाइना, तमाम हमने डिफेंस किया हमेशा, हमने कभी जंग नहीं की। और रूस और यूक्रेन में भी आप देखिए कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है कि हमने शांति की बात की। एज ए हिंदुस्तानी, एज ए भारतीय, एज ए इंडियन, हम यही चाहते हैं कि अमन हो। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा दोनों गुनहगार हैं इस पूरे वाक़े के लिए, क्योंकि अगर समझौता कर दिया जाता, दोनों के मसले हल कर दिए जाते, तो आज जो खुरेज़ी हो रही है वो नहीं होती। और अभी भी आपको पता है अमेरिका चाहता है कि बातचीत से मसला हल हो, लेकिन इजराइल नहीं चाहता। क्यों नहीं? अमेरिका चाहता है,
अमेरिका चाहता है, आपको याद होगा कि जब ओबामा की हुकूमत थी, डेमोक्रेट की, ओबामा, तब उन्होंने ईरान से बातचीत की थी, सैंक्शन भी हटा ली थी। ये बात इजराइल को पसंद नहीं आई, क्योंकि इजराइल को लगता है कि इसी से हमारी दुकान चलती है, इसी से हमारा नाम है, और अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे।